हाँ जी मेरे सीएमए फाउंडेशन मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनु सिंह तोमर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी नई आरंभ है प्रचंड, मतलब नई आरंभ सीरीज शुरू करके। सर आज से हम शुरू करेंगे अपनी आरंभ सीरीज के अकाउंट्स फंडामेंटल, हमारा अकाउंट्स का शुरुआत करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। मेरे बच्चे को जीरो से मैं अकाउंट्स धीरे धीरे शुरू करूंगा। चैप्टर 1 बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसके जितने भी चैप्टर्स हैं कवर करेंगे। एक्सक्लूसिवली सीएमए के लिए काम करने वाला हूं मैं। सर आप अगर देखोगे तो हम डेसी लाइन में अगर देखा जाए तो सीए, सीएस, सीएमए तीनों कर रहे हैं, पर तीनों को अलग अलग। सीए का अलग कंटेंट है भाई, सीएस का अलग कंटेंट है, सीएमए का अलग कंटेंट है, अलग पैटर्न है, अलग इंस्टीट्यूट है, अलग सब कुछ है। तो मेरे बच्चे को एक साथ क्यों पढ़ा रहे हो भाई? अलग अलग करेंगे, अलग अलग। ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई आपके सारे जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उठा के मैं प्रैक्टिस भी कराऊं। एमसीक्यू पैटर्न है, आई नो, तो एमसीक्यू भी लास्ट में सॉल्व करें। तो सब कुछ करने वाले हैं, पर पहले थ्योरी से शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स देखो, पहली बार मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूं, तो मेरा बच्चा बिल्कुल बिल्कुल गुलगुलो सा बैठा हुआ है, नालायक सा, जीरो से। तो मैं पहले उसको धीरे धीरे अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा, फिर आराम से हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल चैप्टर में आएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन जो है ना कोर्स में, सब कुछ कराने वाला हूं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठ जा मेरे बच्चे। इस आरंभ सीरीज से शुरू करके तेरे को पूरा जून 26 के लिए बढ़िया से प्रिपेयर करके भेजूंगा मैं। क्लियर है? तो बिना टेंशन के साथ आराम से बैठ जा। और अगर नया है चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब कर दे, एक बढ़िया सा लाइक कर दे, और ऑफ कोर्स पूरी वीडियो देखने के बाद अगर लगे कि हाँ यार सर ने मेहनत करी है और बढ़िया से हमारे लिए एक्सक्लूसिवली मेहनत करी है, तो कमेंट कर दियो, प्यार बरसा दियो। बट ये सब मैं तब बोलूंगा जब मेरे बच्चे को मेरी चीज अच्छी लगेगी। तो पहले आराम से बैठ जा, पहले देख मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, कितना अच्छे तरीके से तेरे को समझा सकता हूं उतना समझा रहा हूं। एंड देन फिर अपनी जो भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं मेरे बच्चे का। तो कमेंट करना आराम से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कमेंट करना कि भैया सर ये प्रॉब्लम, ये चीज, मैं सारी चीजों पे धीरे धीरे आपके साथ वर्क करूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे से ही हमें, आप जितना मुझे बताओगे मैं उतना आपको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, उतनी आपकी इसको दूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, आरंभ सीरीज लेक्चर 1। हाँ जी मेरे बच्चे, तो आराम से बैठ जाओ। देखो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको पता है आपके मॉड्यूल में यूनिट वाइज है। ठीक है, तो मैं एक एक यूनिट करके आपके साथ धीरे धीरे सब कुछ कवर करने वाला हूं। ऑफ कोर्स एमसीक्यू अप्रोच होने वाली है, लेकिन हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज जो हम शुरू करेंगे वो बिल्कुल अकाउंट का बेसिक करेंगे। ऐसे मानेंगे जैसे मेरे सामने वो बच्चा बैठा है जिसको अकाउंट्स का ए भी नहीं पता। क्लियर है? चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से, मैं बिल्कुल जीरो से अकाउंटिंग शुरू करने वाला हूं। तो बिल्कुल बेसिक से आराम से सुनना मेरी बात है। मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूं, वहां से पहले आपको थोड़ा समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट पे बुक पे लेके आता हूं, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, फिर अपन लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एकदम क्लास आज तो नहीं, आज तो चैप्टर भी खत्म नहीं हो पाएगा, पर 2-3 क्लास के बाद जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आराम से उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आजा मेरे बच्चे, पहले सुन, देख हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अगर आप इसका अलग अलग नाम बोलो भाई, कोई बोलते हैं अकाउंट्स, फंडामेंटल अकाउंट, कोई प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, वट एवर, पर मेन है हमारा अकाउंट्स। क्लियर है? अकाउंट्स का क्या लेना देना है बेटा? हमारे सामने एक बंदा होता है, सोच के देखो, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल लल्लू बच्चा। एक बच्चा है मेरे सामने, मिस्टर प्यारा सा, हमारा सबका फेवरेट, कौन? 4 बाल खड़े बेटा, मिस्टर चिंटू। ओहो हो। अगर मेरा बच्चा है चिंटू और ये एक बिजनेस करना चाहता है, अकाउंट्स का जन्म ही बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो अगर मैं कह रहा हूं ये एक बिजनेस करना चाहता है, एक दुकान खोलना चाहता है, एक शॉप चलाना चाहता है, अपने सपनों को उड़ान देना चाहता है, तो एक बिजनेस करना चाहता है, बिल्कुल। अगर ये बिजनेस करेगा तो ये कहलाएगा उसका बिजनेसमैन, मालिक, ओनर। ओहो ओहो ओहो। अब मैं कह रहा हूं भैया बिजनेस अपने आप चल जाता है क्या? नहीं सर, पैसा लगाते हैं दिन रात, खून पसीना सब एक कर देता है एक बिजनेसमैन बिजनेस को चलाने के लिए। पक्की बात है, पूरे एफर्ट्स लगाता है इस बिजनेस को चलाने के लिए। बट नाउ क्वेश्चन ये होता है कि वो बिजनेस जब चला रहा होता है तो क्या आंख बंद करके बस बिजनेस चला रहा होता है? नहीं सर, एज अ बिजनेसमैन, अगर मैं हूं, आप हो, चिंटू है, तो उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें जाननी होती हैं। कुछ बातें, जिनमें से 2 मेन बातें हैं कि अगर एज अ बिजनेस मैं बिजनेस कर रहा हूं तो बात नंबर पहली मुझे जानना है, मुझे पहचानना है कि मेरा जो बिजनेस, मैं जो दिन रात मेहनत कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस चल कैसा रहा है। चल कैसा रहा है मतलब परफॉर्म कैसा कर रहा है बेटा, प्रॉफिट में है या लॉस में, नफा या नुकसान बेटा, प्रॉफिट या लॉस, नफा या नुकसान, मतलब बिजनेस जो चल रहा है मेरे बच्चे वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में।
क्लियर है? जैसे मेरा बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है तो एक टाइम आएगा, उसे भी अपने दिमाग में आएगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो वो कैसे पढ़ा रहे हो, वो उससे हम पास होंगे या फेल हो जाएंगे, सर बता तो दो हमारी परफॉर्मेंस। आपको मैंने पूछा ना मेरे बच्चे बता फाउंडेशन में कैसा रहा परफॉर्म, मेरे बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, तो क्या बताएगा वो? मुझे अपना रिजल्ट बताएगा ना कि सर मैं पास हो गया, सर मैं ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर। तो दिस इज परफॉर्मेंस। और इसे अगर मैं रोकड़े में निकालूं तो पहला बिजनेसमैन के माइंड में क्वेश्चन होता है कि उसके बिजनेस की व्हाट इज दी। आराम से सुनते रहना बेटा, दिल थाम के बैठे रहो। आज के बाद आपको अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। मैं हूं। व्हाट इज दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो कि भैया हमारा बिजनेस चल कैसा रहा है। तो पहली बात, एज अ बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस को मेरे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ, एज अ बिजनेसमैन मुझे सबसे पहले ये जानना है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, परफॉर्म कैसा कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरा क्वेश्चन ये कि चलो प्रॉफिट में चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर नाउ आई वांट टू नो माय पोजीशन। दैट मींस ये बताओ सीएमए फाउंडेशन अगर आप पास हो जाते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो वापस सीएमए फाउंडेशन में नहीं सर, इंटर में पहुंचेंगे। इंटर में पास होते हैं तो फाइनल में। दैट मींस जैसे जैसे मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा माय पोजीशन है चेंज, मेरी पोजीशन बदलेगी। नाउ आई वांट टू नो कि भैया मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसका पोजीशन, उसकी लेवल क्या है। हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस स्ट्रांग है या वीक है। अगर ये बात जाननी है तो आपको निकालनी पड़ेगी बिजनेस की एसेट एंड लायबिलिटी। सर क्या होती है एसेट लायबिलिटी? बेटा बात करेंगे आराम से, पर अभी ये मान के चलो एसेट मतलब हिंदी में अगर बोलूं तो संपत्ति। जिस बिजनेस की जितनी ज्यादा एसेट है वो उतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है भाई। 4,000 करोड़ 40,000 करोड़ की एसेट है भाई, मल्टीनेशनल बिजनेस है आपका। बात समझ आ रही है? लायबिलिटी मतलब उधार, सर पे सरदर्दी, उधारी। जितनी ज्यादा उधारी उतना स्ट्रांग या वीक मेरा बच्चा कमेंट ही नहीं करता। जितना उधार उतनी वीक, मतलब जितना ज्यादा उधार उतना ज्यादा दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं भैया उधार कम से कम हो और एसेट ज्यादा से ज्यादा हो, मजा ही आ जाए। तो सर इसको बोलेंगे कि भैया अगर आप अपने बिजनेस की एसेट लायबिलिटी जानना चाहते हो तो यू वांट टू नो फाइनेंशियल, पैसे में ही सारी बात होगी। व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे बच्चे, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बेटा एज अ बिजनेसमैन मेरे दो क्वेश्चन है। पहला कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस। दूसरा, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका लेवल क्या है, हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे स्ट्रांग है या वीक है। और बेटा अगर तुझे इन दोनों का आंसर चाहिए, इन दोनों का आंसर चाहिए टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट मेरे बच्चे, फाइंड आउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस बोले तो नफा नुकसान मेरे बच्चे, एंड फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो सर जी लेवल, बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, ऑफ एनी बिजनेस। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, यू नीड टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू डू अकाउंटिंग। वी नीड टू डू अकाउंटिंग ऑफ दैट बिजनेस, हमें उस बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ऑफ दैट बिजनेस। इसका मतलब है अगर तुझसे आज के बाद कोई टकरा जाए और पूछे कि भाई अकाउंटिंग क्यों करते हैं, लॉजिक क्या है अकाउंट करने का, तो उसके आंखों में आंखें डाल के बोलियो सिर्फ दो चीजें निकालने के लिए, बिजनेस की बेसिक सी दो चीजें ढूंढने के लिए कि भैया बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या है और बिजनेस का लेवल क्या है। बातें तो और भी है, पर अगर बेसिक से शुरुआत करूं तो बेटा दो चीजें पता लगानी है। तो आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करानी पड़ेगी, और अकाउंटिंग के लिए कौन ढूंढना पड़ेगा, अकाउंटेंट। और मैं ये काम फ्री में करूंगा क्या, इस बात का मैं सैलरी लूंगा, इस बात की मैं सैलरी लूंगा। तो हमारा अगर अकाउंटिंग की बात करें तो ये एज अ करियर क्या है कि हम किसी बिजनेस की दो चीजें फाइंड आउट करके बताएंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो लेवल। तो हमें बिजनेस का अकाउंटेंट बोला जाएगा। पर क्या हमारा दायरा इतना ही है? नहीं सर, हमारे ही तो दायरे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वलाना ढिकाना बहुत है, हमारे कई रूप हैं। हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, तो हमारे तो बहुत हैं कुछ, ठीक है। बट मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए। होप सो आपको मजा आ गया होगा पहले कॉन्सेप्ट में, और बढ़िया सा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट्स क्यों करते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, क्या रेलिवेंट है एज अ अकाउंटेंट। क्लियर है? चलो, लेकिन सर मेरा मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। सर मुझे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है, क्या मैं सीधा जाऊं और प्रॉफिट लॉस निकालूं? नहीं सर, अकाउंट्स को करने के बेटा कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप टू फाइंड आउट, या मैं बोलूं तो स्टेप ऑफ अकाउंट्स, कि भैया हमें अगर अकाउंट्स के स्टेप फॉलो करने,
तो क्या करना पड़ेगा एज अकाउंटेंट, मुझे कैसे प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, एज अकाउंटेंट मैं किसी भी बिजनेस की कैसे बैलेंस शीट पीएनएल बना सकता हूं। तो सर जी हमें स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, आराम से सुनना, आराम सुनना, ये आपने बचपन में 11th क्लास में पढ़ी होंगी, बट क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपने बच्चे को 0 से पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है सर? देखो आप ये मान के चलो आप अकाउंटेंट, बेटा अब मैं, हाँ जी इधर देखो मेरी तरफ, हमें कोई भी पूछेगा बेटा तू कौन है, तो अभी आप बोलोगे अकाउंटेंट, बाद में जाके बोलना कॉस्ट अकाउंटेंट। अभी ये बोलो हम कौन है? अकाउंटेंट। अभी अभी बिल्कुल लल्लू, हम बच्चे हैं, अभी अभी बेसिक शुरू कर रहे हैं। तो हमसे कोई बोलेगा भाई तू कौन है? अकाउंटेंट। तुझे क्या करनी है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बोले तो क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस। किसका? बिजनेस का। अब जैसे ही मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मेरे सामने 2 बंदे आएंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन, एक चिंटू और एक चिंटू का बिजनेस। अच्छा, अब आप मुझे मेरी आंखों में डाल के बताओ आंख कि सर हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे, उस चिंटू की या उस चिंटू के बिजनेस की? ऑफ कोर्स हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है चिंटू का नहीं, चिंटू के बिजनेस का। मतलब मैं चिंटू के घर बैठ के काम करूंगा क्या? अरे पागल हो क्या, मैं करूंगा चिंटू के बिजनेस में, ऑफिस में बैठ के। तो मेरा पूरा फोकस क्या है? सिर्फ बिजनेस। मुझे चिंटू से लेना देना नहीं है। हाँ लेना देना, थोड़ा बहुत लेना देना, कितना लगाया कितना निकाला, कैपिटल ड्राइंग, पर वो बात छोड़ो। मेरा जो मेन फोकस है वो है चिंटू का बिजनेस, दैट इज बिजनेस। तो सबसे पहला स्टेप एज अकाउंटेंट जी आप उठाओगे, आप जब भी अकाउंटिंग की बातें करोगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। स्टेप नंबर 1 मैं अभी पढ़ा दूंगा आपको, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि भाई जो बिजनेस में हो रहा है उसमें जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी घटना घट रही है, उसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है और चिंटू की पर्सनल ट्रांजैक्शन कौन सी है। मतलब सर एक बात बताओ, सर रेंट पे हो रहा है तो क्या चिंटू रेंट सिर्फ ऑफिस का ही पे कर रहा होगा या अपने घर का भी कर सकता है? घर का भी कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके ऑफिस का ही होगा या घर का भी हो सकता है? घर का भी हो सकता है। उसने कुछ खरीदा तो क्या जरूरी है सारा जो भी चीज खरीदी वो बिजनेस के लिए खरीदी, कुछ पर्सनल लेवल पे भी तो खरीद सकता है। हाँ, अब मैं क्या सबकी अकाउंटिंग करने वाला हूं? नहीं, मुझे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करना है सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन की भैया बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या है। और बेटा अकाउंट्स कहता है इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे इन मनी फॉर्म। इन मनी फॉर्म, मनी फॉर्म मतलब बेटा हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे मैंने 2 एसी खरीदे, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा मैंने 10 टेबल खरीदी। नहीं सर, हम करेंगे पैसे में बात, फाइनेंशियल। 2 एसी मतलब 1 लाख का एसी खरीदा, 10 फर्नीचर मतलब हमने 10 लाख की चीज खरीदी। हम हमेशा पैसों में बात करेंगे, नंबर्स में नहीं। तो पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 फटाक से बोलो क्या? आइडेंटिफाई करेंगे। कसम खा लो बेटा इसके बाद अकाउंटिंग से डर खत्म हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करेंगे ऑल दी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ मनी फॉर्म। अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है, डन। नाउ स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई हो गया सर, देख लिया हमने मालिक ने क्या क्या किया। अब ये बताओ अकाउंटिंग एक दिन के लिए होती है क्या? नहीं सर, अभी पढ़ेंगे प्रिंसिपल। अकाउंटिंग होती है 1 साल के लिए। हम प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं, पूरे 1 साल में निकाल के देखेंगे क्या नफा और क्या नुकसान है, क्या नफा और क्या नुकसान है। तो मेरा बच्चा स्टेप नंबर 2, जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है वो 1 दिन की है, पूरे 1 साल की हैं, पूरे 1 साल की है। तो क्या वो सारी ट्रांजैक्शन मैं अपने दिमाग में रख सकता हूं? क्या मैं मशीन हूं क्या? नहीं सर, मैं ह्यूमन हूं और मैं भूल जाऊंगा। तो इससे बेटर है हम जितनी भी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। बचपन में आप पढ़ते थे रिकॉर्डिंग के लिए, अगर छोटा बिजनेस है तो जनरल और बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडी। टेंशन मत लेना, अगर नहीं पढ़ा था तो आगे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, टेंशन ना लेना। हम सारी ट्रांजैक्शन को स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई करेंगे और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप नंबर 2 पक्की बात है, डन। पूरे साल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी। जनरल है जनरल एंट्री मारेंगे, अगर सब्सिडरी बुक है तो बुक्स बनाएंगे, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, नाउ अब क्या करेंगे? अब रिकॉर्डिंग तो बहुत बार हो जाएगी भाई। सेल, मैं ये पेन बना के बेचता हूं तो मुझे बताओ ये पेन क्या मैं साल में 1 बार बेचूंगा क्या? नहीं सर, रोज बेचोगे, रोज बेचोगे और दिन में भी कई बार बेचोगे, कई बार खरीदोगे। सैलरी साल में 1 बार पे करूंगा या 12 बार? 12 बार। रेंट 1 बार पे करूंगा या 12 बार? 12 बार। इलेक्ट्रिसिटी 1 बार या 12 बार? 12 बार। तो भाई ट्रांजैक्शंस तो हर बार रिकॉर्ड होंगी, पर बाद में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जब सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई तो उनके ग्रुप बनाएंगे। जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है उनके ग्रुप बनाएंगे। सैलरी 12 बार है, एक अकाउंट बनाओ और सारा सैलरी का खर्चा एक अकाउंट में। सेल्स 1000 बार है, एक बार में एक अकाउंट बनाओ और पूरा सेल देखो एक बार में। परचेज 1 बार में बनाओ और एक बार में एक बार अकाउंट बनाओ लास्ट में।
तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा और फिर उन सारी में से ग्रुप बनाना शुरू करूंगा। जैसे आप मुझे बताओ बेटा, आप जब क्लासेस में स्कूल में जाते थे, है ना, तो क्या स्कूल में सारे बच्चे पढ़ने ही तो आए हैं, सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, पर क्या सारे बच्चे एक ही क्लास एक ही जगह बैठ रहे हैं क्या? नहीं, उनको क्लास कर दिया जाता था। भाई तुम 12th वाले, तुम 11th वाले, तुम इंग्लिश ये वाला साइंस सेक्शन, ये कॉमर्स सेक्शन, दैट मींस क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किससे वर्ड निकला है? क्लास से। कि भैया जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है, उनको ग्रुप बना देंगे, उनको एक ग्रुप में डाल देंगे। और बेटा उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? उन ग्रुप्स को बोलेंगे प्यार से लेजर। ओ क्या बोलेंगे? लेजर। ठीक है, फील करो। सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी, फिर उनको एक एक को लिखा, और फिर जो सेम एक जैसी है उनका एक ग्रुप बनाते चले गए। तो कई सारे ग्रुप बन गए। सैलरी का सैलरी ग्रुप बन गया, रेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, फलाना अकाउंट, ढिकाना अकाउंट, कई सारे अकाउंट बन गए। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम रुकेंगे ना जी ना। अब करेंगे क्या? उस ग्रुप में जितने ग्रुप बने हैं, जितने ग्रुप बने, उन ग्रुप को 5 कैटेगरी में समराइज कर देंगे। कितनी कैटेगरी में? 5। और उससे बोलेंगे समराइज। समरी कर दो, समरी, समराइज इन दी 5 फॉर्म। समराइज इन दी 5 फॉर्म। जितने भी ग्रुप बने उनको डिवाइड कर दो कि इनमें से एसेट्स के कौन कौन से ग्रुप हैं, लायबिलिटी कौन कौन से हैं, कैपिटल कौन सा है, इनकम कौन से हैं, और एक्सपेंस कौन से हैं। बेटा इसे अगर आप बचपन में याद रखो तो हम जनरली ट्रायल बैलेंस के थ्रू कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस। और बेटा उसके बाद जल्दी बताओ, जितने इनकम है उनका इनकम का टोटल लगाएंगे, इनकम का टोटल लगाएंगे, दिस इज टोटल इनकम आ जाएगी। ऐसे ही जो एक्सपेंस के ग्रुप है उनका टोटल लगाएंगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। और इन टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे। पॉजिटिव बता तो प्रॉफिट, नेगेटिव बचा तो लॉस। और ये काम किसके थ्रू हो जाएगा? जल्दी बताओ। पीएनएल अकाउंट। याद आ रहा है? क्या बनेगा? पीएनएल अकाउंट। और जितनी एसेट लायबिलिटी कैपिटल है बेटा ये कहां जाएंगी? बैलेंस शीट। और क्या बदल जाएगी? पोजीशन। क्या बदलाएगी? पोजीशन। की आपका लेवल क्या है, यहां से क्या बदलाएगा? परफॉर्मेंस क्या है। बोल बेटा, समझ आया अकाउंट्स के स्टेप, कैसे अकाउंटिंग वर्क करती है? आज के बाद तेरे को डाउट रहेगा कि अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है। बढ़िया समझा दिया। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह लिख दिया, फिर उसके बाद ग्रुप बना दिए और ग्रुप को 5 चीजों में समराइज कर दिया ट्रायल बैलेंस के थ्रू। और फिर ट्रायल बैलेंस में से जो इनकम एक्सपेंस है वो पीएनएल में डाला, तो अपने आप टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस माइनस किया, बचा तो नेट प्रॉफिट या लॉस। और बेटा फिर बैलेंस शीट में डाला एसेट लायबिलिटी कैपिटल, तो पोजीशन आ गई। और यही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और यही है फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके लिए मैंने इतने काम करे हैं और इसके लिए इतनी अकाउंट बनाई है। तो अपना जॉब क्लियर है भाई? अकाउंटेंट साहब क्या आपको जॉब क्लियर है? कमेंट कर दो, प्यार बरसा दो, मजा आया हो तो ठीक है। लेकिन क्या अकाउंट्स यहीं पे दम तोड़ देती है? ना मेरे बच्चे, अभी भी बाकी है, अभी और बाकी है। सर ये 4 समराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सुनते रहना मेरे बच्चे, फिर मैं आपको पीपीटी दिखाऊंगा, वरना पीपीटी का क्या रेलेवेंस, अनुज सर के दिमाग में सब कुछ है और यहाँ स्क्रीन पे सब छाप देंगे, टेंशन ना लेना। आ जाओ सर, समराइजिंग होता है क्या अकाउंट्स खत्म हो जाती? नहीं। आप ही बताओ, आपका रिजल्ट आया? हाँ जी सर आया। 12th का रिजल्ट आया, और 12th में या मैं बोलूँ CMA का फाउंडेशन का रिजल्ट आया मेरे बच्चे का। और आते ही मेरा बच्चा मेरे पास लेके आया, सर ये मेरा रिजल्ट है। मैंने कहा क्या देखा? मैं सिर्फ ये देखूंगा बच्चा पास या फेल, और भी देखूंगा। सर मैं ऑफकोर्स ये तो देखूंगा बच्चा पास है या फेल है, पर क्या मैं पास देखने के बाद बस आंखें बंद करके वापस रिपोर्ट कार्ड दे दूंगा, या एनालाइज करूंगा? क्या एनालाइज करेंगे? एनालाइज करेंगे कि बच्चा पास तो है बट मार्क्स कैसे हैं, किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किस सब्जेक्ट में खराब है, कहां बच्चे की वीक पॉइंट है, कहां बच्चे की स्ट्रेंथ है। और इस एनालाइज को इंटरप्रेट करूंगा। इंटरप्रेट मतलब फिर उस पर डिसीजंस, इंटरप्रिटेशन मतलब डिसीजन। मैंने देखा मेरे बच्चे के अकाउंट्स में नंबर अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ में नंबर खराब है, लॉ में बस बाउंड्री पे पास ही हुआ है। दिस इज एनालिसिस। और मैंने कहा भाई लॉ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे, अगली बार जब तू लॉ की प्रैक्टिस करेगा इंटर में तो डबल प्रैक्टिस करियो, क्लासेस अच्छे से लियो, राइटिंग प्रैक्टिस भर के करियो, और प्रदीप सर का लॉ लेखन जरूर ले लियो। तो ये क्या है? इंटरप्रिटेशन। कह रहे सर एडवर्टाइज भी हो रहा है। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि हम अकाउंट्स में भी जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके बाद हमें पता चल गया इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ये हमारी पोजीशन है, ये हमारी एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी। पर क्या आंख बंद कर देते हैं? नहीं सर, उसके बाद ही तो शुरू होता है एनालिसिस। भूल गए? क्लास 12th एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
रेशियो एनालिसिस, हाँ सर बिल्कुल याद है। तो बेटा वो एनालिसिस क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो अच्छी, सच में अच्छी भी है या नहीं है। अच्छी, देखो इस साल प्रॉफिट हुआ, पर क्या वो प्रॉफिट हम डिजर्व उतना ही करते थे, पिछले साल से इस साल बढ़ा भी है, क्या बाकी कंपनीज ने जितनी ग्रोथ करी हमारी ग्रोथ भी है या नहीं है। तो दिस इज एनालिसिस। और अगर एनालिसिस के बाद हम क्या एनालिसिस करके शांत हो जाते हैं, नई इंटरप्रिटेशन कि क्या और कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो और अच्छा कैसे कर सकते हैं, अगर बुरा हो रहा है तो उसको सुधार कैसे सकते हैं। तो दिस इज स्टेप नंबर 5, जिसे मैं बोलता हूं यहां पे 4 स्टेप खत्म होते हैं बेटा। ये मेन अकाउंटिंग है, लेकिन अकाउंटिंग यहां दम नहीं तोड़ती, कहती है भैया एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज। और बेटा उसके बाद एंड इंटरप्रिटेशन, साथ में लिख देता हूं ये साथ में, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब डिसीजन लेंगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर क्या ये सारी बातें अकाउंटेंट साहब, हेलो, क्या अकाउंटेंट साहब आप अपने दिमाग में रख के बैठ जाओगे? नहीं सर, ये हम कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट किसे कम्युनिकेट करोगे? यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। भैया यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, जो जो अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं उनको बांट दो, एमसीए की साइट पे अपलोड करा दो, भाई साहब शेयर होल्डर को दे दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दो, ऑडिटर साहब को दे दो, जो है सर सबको दे दो। अभी तो हम अकाउंटेंट है भाई, अभी हम कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बने, अभी बनेंगे मेरे बच्चे। तो अभी हमारा अगर अकाउंटेंट वाला बच्चा है तो वो ये काम करके पीछे हट जाएगा। उसके बाद तो बेटा हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट जी हमारा काम शुरू होगा, पर पहले नॉर्मल अकाउंटिंग तो सीख लें, ठीक है। तो ये 6 स्टेप हैं जो अकाउंटिंग को फॉलो करने होते हैं। चलो भाई इसको मैं रिवाइज कराता हूँ। आजा मेरे बच्चे, मजा आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने जितने भी सीएमए वाले ग्रुप्स हैं, बता दो भाई अब कुछ आरंभ शुरू हुआ है जिसमें आपका बच्चा रैंक लाएगा, ठीक है। हाँ भाई अब मैं लग चुका हूं अपने बच्चे के साथ में, तो बेटा मचा दे, आजा। सबसे पहले अकाउंट्स की डेफिनेशन, बेकार की डेफिनेशन है, याद करने वाली नहीं है, ठीक है, बस ऐसी लिख दी जाती है, आपकी बुक में लिखी थी, हमने भी लिख दी, ठीक है। जो मेन है वो स्टेप फॉलो करेंगे, बट मैं मीनिंग पढ़ देता हूँ। कहता है प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें परमिट करती है कि लोगों को बताया जाए ताकि वो जजमेंट ले सकें, डिसीजन ले सकें अकाउंट्स के यूजर के। तो डेफिनेशंस तो बेकार की है कि भैया हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, उनको सामने वाले को कम्युनिकेट करते हैं कि भाई ताकि आप इसे डिसीजन ले सको बेटर तरीके से और अपने जो भी चीज़ है वो चला सको। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, तो डेफिनेशंस का कोई ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, बाकी आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन क्योंकि आपके मॉड्यूल में लिखी हुई है, ठीक है। चलो मेन है प्रोसेस या एट्रीब्यूट्स, ये मैंने समझाया अभी आपको। इसे प्रोसेस बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो या स्टेप्स, बेटा कसम खा लो ये टिप पर याद होने चाहिए, ये आपके हैंड में याद होने चाहिए, पक्की पक्की बात है, इस पर एक एमसीक्यू बन सकता है। सबसे पहला स्टेप है बेटा आइडेंटिफिकेशन, कि हम जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, जो फाइनेंशियल नेचर की है, मतलब हम उन्हें मेजर और एक्सप्रेस करेंगे इन द मनी। बेटा नंबर्स में बात नहीं करेंगे, मनी में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। दूसरा, क्या उन बातों को हम दिमाग में रखेंगे? नहीं सर, हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करना एक बेसिक तरीका है। रिकॉर्ड करने के लिए हम जो बनाते हैं वो जर्नल बनाते हैं अगर छोटा बिजनेस है तो, और अगर बड़ा बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक बनाते हैं, जिसकी बात हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा स्पीड से बढ़ूंगा मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है। क्लासिफिकेशन, स्टेप नंबर 3 कहता है क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? हम जो भी एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है उनके ग्रुप बनाएंगे, जो एंट्री सिमिलर नेचर की है उनको एक जगह पे लिखेंगे, एक जगह पे लिखेंगे जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन है। और ये इसके लिए बनाने के लिए अपन क्या बनाते हैं? लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर। सर हमें रट्टा लगाना है क्या डेफिनेशन? क्यों लगाना है भाई, एमसीक्यू पेपर है, सिर्फ समझो, बात खत्म। अच्छा, चौथा स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं? जो भी हमने ऊपर लेजर बनाए हैं उन्हें हम समराइज करते हैं ताकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये हम फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकें। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वही 2 है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन निकालना। तो वो हमारा मेन फाइनेंशियल समराइजिंग होता है। समराइजिंग इन क्लासिफाइड डेटा, क्लासिफाइड डेटा मतलब वही 5 चीजों में क्लासिफाई कर दो, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है। यहां नहीं लिखा पर नॉर्मल डेफिनेशन में। लेकिन क्या इतने पे ही रुक जाएंगे? यहां तो अकाउंट्स का मुद्दा पूरा हो गया, लेकिन अकाउंट्स दम नहीं छोड़ती, कहती भाई साहब प्रॉफिट लॉस निकाल के कौन शांत होता है? उसके बाद आता है बेटा एनालाइजिंग, उसके बाद क्या आता है? एनालाइजिंग, उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन और उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग। पहले हम एनालाइज करेंगे, मेथोडोलॉजी क्लासिफाई करेंगे, जो डेटा हमें मिला है कहां से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि भैया पीएनएल में क्या प्रॉफिट दिख रहा है, बैलेंस शीट में क्या एसेट लायबिलिटी है, उनको एनालाइज करेंगे।
ठीक है। एनालाइज करने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना लो, कॉमन साइज बना लो, रेशियो कर लो, ये सारा करेंगे। और फिर उसके बाद फाइनल जो मेन फंक्शन है हमारा वो है कि वो जो एनालाइज किया था हमने डेटा, जो हमने फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज किया था, उसको अल्टीमेट इंटरप्रेट करना इस तरीके से ताकि हमें एंड यूजर, जो इसका फाइनेंशियल यूजर है, जो हमारे अकाउंट्स का शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, जो गवर्नमेंट है, वो एक मीनिंगफुल जजमेंट ले सके, एक डिसीजन ले सके कि भाई साहब क्या करना है और क्या नहीं करना है टू द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। मजा आ गया, मजा आया, पक्का, डन। एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन। इसके बारे में क्या ही बोलूं, आप इसे फाइनली अकाउंटिंग रेशियो में, ग्राफ्स में, पीएनएल में इसे लोगों को बताओगे कि भाई देखो हमारा ये हिसाब किताब है। अगर आप किसी कंपनी की जाओ आज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करो, रिलायंस की डाउनलोड कर लो जाके, तो आपको 300-400 पेज की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगी। दिस इज कम्युनिकेशन, कि भाई वो सब कुछ बताएंगे अपने बारे में कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होना चाहते हैं, सब कुछ। बहुत मजा आएगा आपको। चलो, तो ये 7 स्टेप हैं, ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया सर, मजा आया। क्या अभी रुक जाएंगे? नहीं सर, अब एक पॉइंट आता है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, जरा पढ़ो मेरे साथ में। पर इसको मैं पढ़ाने से पहले आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। मेरा तरीका यही है भाई, बच्चे को फील नहीं, थ्योरी मत पढ़ा, उसको ऐसा पढ़ा कि वो अपने आप सब पढ़ जाए। आ जाओ, अकाउंट्स में मैंने टोटल कितने स्टेप बताए, जल्दी बता बेटा। पहला, बोल 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 मेरे साथ, चुप मत बैठ। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एक जगह पे लिखेंगे रिकॉर्डिंग, जर्नल या सब्सिडरी बुक। फिर ग्रुप बनाएंगे क्लासिफिकेशन, जहाँ पे हम लेजर वगैरह बनाएंगे, ठीक है। एक बार लेजर बन गए, उसके बाद मेन काम शुरू होगा, जिसे क्या बोलेंगे, समराइजिंग, जिसमें हम बेसिकली ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद इसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। और साथ में लिखता हूं इंटरप्रिटेशन। ये ना हम जनरली एक साथ ही लिख देते हैं, अलग अलग मैं नहीं लिखता। और लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन, लास्ट स्टेप कम्युनिकेशन, उसे कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है। ये 6 के 6 स्टेप बेटा किसके हैं, अकाउंट्स। ये 6 के 6 स्टेप किसके हैं, अकाउंट्स, पक्का। बट अगर मैं बोल दूं मेरे बच्चे, स्टार्टिंग के तीन आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, सिर्फ ये 3 स्टेप की बात करूं तो इसे बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। मतलब बेटा हम सिर्फ बुक्स बना रहे हैं। अकाउंट का मतलब होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन निकालना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां बनती है, यहां से मेन अकाउंटिंग शुरू होती है। उससे पहले के जो काम है उनमें सिर्फ बुक बनाई जाती है, लेजर बुक, जर्नल बुक, सब्सिडरी बुक, तो ये बुक बनाई जाती है। तो इसे हम प्यार से बोलते हैं बुक कीपिंग। अब इसका डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खुद बना मेरे बच्चे डिफरेंस। बेटा इसमें कितने स्टेप है, 3। अकाउंट में कितने स्टेप है, 6। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, नैरो। ये कौन सा है, ब्रॉड। ये प्राइमरी स्टेज, ये सेकेंडरी स्टेज। इसे जनरली इंटरनल यूजर करता है। इंटरनल यूजर कौन होता है बेटा, वो बिजनेस का यूजर जो बिजनेस का मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कि मालिक और डायरेक्टर्स। कंपनी के लिए शेयर होल्डर, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या मैनेजमेंट, ये लोग होते हैं इंटरनल। और बाकी जो बाहर के बंदे हैं, जितने भी डेटर है, क्रेडिटर है, बैंक है, गवर्नमेंट है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल है। इन्वेस्टर है जो बाहर अभी लगाने वाला है, पोटेंशियल लगाया नहीं है, लगा दिया तो मालिक बन जाएगा। तो मालिक और मैनेजमेंट जो संभाल रहा है वो इंटरनल है, उसके अलावा एक्सटर्नल। तो ये जो जनरल वर्नल है, ये मालिक वाली की देख सकते हैं। इसे बाहर में कस्टमर नहीं देख सकता कि इनकी जनरल एंट्री दिखा दो, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे तो दिखेगा मेरे बच्चे पीएनएल बैलेंस शीट। तो ये दोनों करेंगे। इंटरनल तो करता ही करता है, प्लस एक्सटर्नल भी आपको यूज कर सकता है, एक्सटर्नल भी इसे एग्जैक्ट कर सकता है, ठीक है। ये रूटीन वर्क है, डेली आओ, डेली जनरल एंट्री मारो, डेली लेजर पोस्टिंग करो, पता है। लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल बैलेंस शीट डेली बनेगा क्या, ईयर एंड एनालिटिकल प्रोफेशनल करेगा भाई साहब। तो आओ डिफरेंस पढ़ लो मेरे बच्चे, खत्म। ले मेरे बच्चे, ले पढ़ फटाक से। कह रहा है बुक कीपिंग क्या है, इसमें मेन ट्रांजैक्शंस को अपन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, मतलब अगर मैं प्यार से बोलूं, आपके मॉड्यूल का मैंने उठाया हुआ है भाई, सीएमए वालों, आपके मॉड्यूल का उठाया हुआ है, तो आप यहां पे लिखोगे, इन्होंने रिकॉर्डिंग लिखा है, पर मैं बोलूं तो रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन, 3 चीजें यहां आ जाती हैं। बाकी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन वगैरह सारे स्टेप यहां पे हैं, ठीक है, डन है। तो याद रखना 3 चीजें, इन्होंने एक ही लिखा है पर आप 3 याद रखोगे, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन बुक कीपिंग में, उसके बाद जितना भी है वो अकाउंटिंग में। बेटा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सही से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए, कुछ छूटे ना, अच्छे से बुक्स बन जाएं, बस बात खत्म। मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, बात खत्म। लेकिन इसका मेन क्या है भाई साहब, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, बोले तो प्रॉफिट लॉस और पोजीशन बता दो।
परफॉर्मेंस और पोजीशन बताना, ठीक है। ये रूटीन वर्क है, क्लरिकल है, कोई भी छोटा मोटा अकाउंटेंट बीकॉम वाला बच्चा भी कर देगा, पर ये करने के लिए भाई साहब आपको इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, एनालिटिकल काम है भाई, साल में एक बार होगा, ठीक है। सर इसका डिसीजन नो रोल, कोई डिसीजन नहीं है भाई, जनरल एंट्री देख के क्या डिसीजन ले लोगे, नहीं, पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट लॉस से आप डिसीजन लोगे, बिल्कुल बढ़िया है, ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। स्टेज कौन सी है, ये प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज बोल सकते हो आप इसे, प्राइमरी स्टेज बोल सकते हो, और ये उसके बाद लेटर स्टेज है कि पहले रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद आपका एनालिसिस शुरू होता है, ठीक है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, पर इसमें प्रोफेशनल जी, हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटेंट जी, आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, ठीक है। भाई साहब हमने तीन चीजें कर ली हैं बेटा, हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ लिया बढ़िया से, लॉजिक पढ़ लिया, क्यों अकाउंट पढ़ते हैं, बिल्कुल जीरो से बच्चा पढ़ रहा है तो भी से समझ आएगा। दूसरा, अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है ये भी पढ़ लिया, स्टेप बोलो, प्रोसेस बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो, बात खत्म। फिर हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के डिफरेंसेस पढ़ लिए कि अकाउंटिंग क्या होती है और बुक कीपिंग क्या होती है। अब एक बात पढ़ाता हूँ ऑब्जेक्टिव, कि सर जी क्या फायदे हैं अकाउंट्स में, ठीक है। आपने बोला अकाउंट्स में समझ आता है, फायदे क्या हैं, क्यों बनाने अकाउंट्स, क्या बात कर रहे हो मेरे सर, क्या क्या फायदे हैं, बिना देखे बताओ। सबसे पहला फायदा बोलो सर, सारी ट्रांजैक्शन जो आप कह रहे हो हमने बिजनेस में करी, लाखों ट्रांजैक्शन हम डेली बेसिस पे कर देते हैं, कई बार साल में कर देते हैं, क्या उन सारी ट्रांजैक्शन को अगर मैं दिमाग में रखूं तो आपको नहीं लगता मैं भूल जाऊंगा या इधर उधर हो जाएगा? तो अकाउंट्स आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बुक्स बनवाती है, जिससे आपकी सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पे विद द प्रॉपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड होती हैं। तो पहला फायदा तो यही है कि अब सबसे पहला फायदा यही है कि आप सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक जगह पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हो। दूसरा, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, कौन बता रहा है, अकाउंट्स। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कैसा चल रहा है मेरे बिजनेस का, लेवल क्या है, हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं छोटे लेवल पे, कौन बता रहा है, अकाउंट्स। डिसीजन, मैनेजरियल डिसीजन लेना है भाई, बिजनेस को आगे कैसे चलाना है, सेल कैसे बढ़ाएं, खर्चे कैसे कम करें, प्रॉफिट कैसे करें, कौन से खर्चे पे लगाम लगाएं, कौन से खर्चे को बढ़ाएं, ये सारा डिसीजन लेने में हेल्प कौन करता है, अकाउंट्स। और कल को अगर मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूं, किसी से उधार मांग रहा हूं, तो बैंक बोलेगी भाई साहब हम उनको देंगे जो सॉल्वेंट हैं, जिनकी एसेट सफिशिएंट हैं टू पे देयर लायबिलिटी। तो वो बात कौन बताएगा, मैं अपनी बैलेंस शीट जब उनके सामने चिपका दूंगा तब वो जानेंगे ना कि मैं सॉल्वेंट हूं, मेरा सॉल्वेंट मतलब मेरी एसेट सफिशिएंट है, ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो बेटा आपको बैंक से लोन मिलेगा। बात समझ आ रही है? ये सारे फायदे किसके, अकाउंट्स। ये तो कुछ हैं, मैं तो और भी बोल सकता हूं। फ्रॉड एरर डिटेक्ट करने में हेल्प कौन करेगा, अकाउंट्स। मैंने तो बस कुछ लिमिटेशन लिखी, बात खत्म। ये अकाउंट्स के फायदे हैं, तो बढ़िया सा है, पढ़ लेना मेरे बच्चे, ठीक है। बाकी एक बार बुक की रीडिंग लेके चलोगे मेरे बाबू, ठीक है। देखो मैं एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, देखो ये थोड़ा समराइज करा हुआ है मैंने, ठीक है, बट आपका एमसीक्यू पेपर है मेरे बच्चे, तो आप बुक की रीडिंग लेके चलोगे और जितने बुक में आपके एमसीक्यू वो अच्छे से सॉल्व कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, 100 में से 100 आएंगे मेरे बच्चे तेरे, पक्की बात है। आगे आ जा सर, आगे पढ़ते हैं। फंक्शन, क्या पढ़ाऊं फंक्शन में, बता क्या क्या फंक्शन है अकाउंट्स के, ठीक है, जल्दी जल्दी बता। ये नॉर्मल थ्योरी है, ठीक है। पहला भाई, आपकी सारी ट्रांजैक्शन को मेजर एक जगह पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से इन अ मॉनेटरी फॉर्म मेजर कौन करके दे रहा है। भाई मैंने बोला ना, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करती है इन द मनी फॉर्म कि भाई हमने कितनी चेयर खरीदी ना, हमने कितने एसी खरीदे ना, हमने कितने रुपए का खरीदा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी अकाउंटिंग को करते हो तो वो जितनी भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस है कि आपने जो भी पिछले साल किया, उन सारी पास्ट परफॉर्मेंस को या जो भी है उनको मेजर करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह को मेजर करते हैं कि भाई हमने पिछले साल क्या किया, हमारी ट्रांजैक्शन कितने की हुई, और दूसरा करंट से उसे कंपेयर करके पता लगता है हमने बेटर किया या खराब हुआ है, ठीक है। फोरकास्ट मतलब होता है अनुमान लगाना आगे का। देखो आज करंट, देखो फाइनेंशियल पोजीशन, एक बात बताओ, आप अपनी पोजीशंस एनालाइज करते हो, आप अपने प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हो, पिछले 3 साल का एनालाइज किया तो 3 सालों में आपको यह समझ आ जाएगा कि आपके हर साल प्रॉफिट 20% के ऑन एवरेज ग्रो कर रहे हैं, आपकी एसेट्स लायबिलिटी इस तरीके से आपकी ग्रो कर रही है। तो अगर कल को आपको अगले 2 सालों का प्रोजेक्टेड करना है, आपसे बैंक से लोन लेने जाओगे ना मेरे बच्चे, तो बैंक आपसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा। इसका मतलब यह है कि आगे 2 सालों में आपका क्या होने वाला है वो बता दे। तो वो जो 2 साल में होने वाला है उसका अनुमान कैसे लगेगा आपको,
पिछले सालों का एनालाइज करके। तो अकाउंट्स हेल्प करता है कि आप अपना रेशियो एनालिसिस वगैरह करो और अपने फ्यूचर को एस्टिमेट कर सकते हो कि भाई अगर मैं 3 सालों में इस तरीके से ग्रो कर रहा हूं तो अगले 2 सालों में सब कुछ अगर नॉर्मल रहा तो भैया मैं इस तरीके से अपने को आगे देख रहा हूं। ठीक है, तो दैट मीन्स हेल्प टू फोरकास्ट इन द फ्यूचर परफॉर्मेंस, ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपके पास डेटा है और उसे एनालाइज करके ट्रेंड को, ग्रोथ को एनालाइज करके आप आगे फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो। तो पहला करंट को मेजर कर सकते हैं और दूसरा फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बोला मैंने। पहला करंट को मेजर कर सकते हैं और फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। डिसीजन ले सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। कंपेरिजन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। भाई जब भी आप हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, आप शेड्यूल 3 भी देखो तो वो कहता है अगर आपने 2025-26 के डेटा उठाए हैं तो आपको प्रीवियस ईयर का डेटा डालना पड़ेगा। 2025-26 को साथ में 2024-25 का डेटा भी दिखाया जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज कंपैरिजन कि भाई पिछले साल मेरी इस खर्चे की सैलरी खर्चा इतना था, इस साल खर्चा इतना है। तो बढ़ा तो क्यों बढ़ा, रीजन क्या है? सर हमने एम्प्लॉय बढ़ाए। और क्यों एम्प्लॉय बढ़ाए? क्योंकि हमारी टर्नओवर बढ़ी। तो ठीक है, लेकिन अगर टर्नओवर नहीं बढ़ी, एम्प्लॉय बढ़े हैं बस, तो भाई क्यों बढ़ाए हैं? खामा खर्चा बढ़ा रहे हो। तो ये एक एनालिसिस है जो आप कंपेयर करके निकाल सकते हो अगर आपके पास अकाउंट्स हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने बिजनेस की वीकनेस पता चलेगी कि कहां गड़बड़ चल रही है, कहां गड़बड़ चल रही है। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी 3 ब्रांचेस है, 3 ब्रांचेस के आपने अकाउंट्स बनाए, ओवरऑल आपका प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस है, बट आपको लग रहा है जो ये तीसरी ब्रांच है ना, इसमें मुझे इस साल लॉस हो रहा है, और इस साल ही नहीं पिछले 3 सालों से ये लॉस में चल रही है। तो भाई क्यों कर रहा हूं मैं रिसोर्सेज बर्बाद? या तो उस पर स्पेशली ध्यान दूं या बंद करूं। दैट इज कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करते हो कि कहां दिक्कत चल रही है और जो दिक्कत चल रही है उस पर वर्क करो, बात खत्म। ठीक है, गवर्नमेंट भी आपको रेगुलेट कर सकती है, टैक्सेशन ले सकती है। गवर्नमेंट टैक्स किस पे लगाएगी? आपके प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट कहां से निकलेगा? बैलेंस शीट, पीएनएल से। तो दैट मीन्स ये कुछ फंक्शन अकाउंट्स के जो आपको हेल्प करती है। बेटा आप अपने बिजनेस की करंट सिचुएशन मेजर कर सकते हो, फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, अपनी वीकनेस को कंट्रोल कर सकते हो और गवर्नमेंट को रेगुलेशंस और टैक्सेशन में हेल्प करा सकते हो। ठीक है, डन है। मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, इस वाले लेक्चर को यहीं रोकते हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पढ़ा देता हूं, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगली क्लास में पढ़ेंगे। बेटा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लास्ट पॉइंट है। ठीक है, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी मेरे बच्चे, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 2 फिर अगली क्लास में करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है मेरे बच्चे? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मेरे पास बिजनेस करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। बेटा खुद सोच, मैं ऐसे समझाता हूं, इधर आ। सर नॉर्मली सोचियो, देख मैं बताता हूं, अगर मुझे बिजनेस करना है, यहां समझ, अगर मुझे बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के मेरे पास सबसे पहला तरीका अकेला, ओहो 1 मैन आर्मी, सिंगल पर्सन। मैं कह रहा हूं भाई ना ही जरूरत, अकेले आए थे अकेले जाएंगे, अपने तो ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस चलाऊंगा, उसे बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चा जानता है, बस बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा बिजनेस करेगा, बढ़िया। लेकिन एक से ज्यादा, भैया मेरा बिजनेस अकेले नहीं चलेगा, हम दो, हमारे दो, क्या बात करो सर, 2 पर्सन, 2 और मोर देन 2 पर्सन मिलकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बेटा उस केस में बिजनेस करने के थोड़े अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से 2 फेमस तरीके हैं जिनको पहले मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला है सर जी पार्टनरशिप, थोड़ा लीगलाइज कम होता है, थोड़ा लोग ट्रस्ट इस पे कम करते हैं, रिलायबिलिटी का इशू होता है, आराम से चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। और एक होता है थोड़ा लीगलाइज तरीके से कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, मालिकों की अलग लाइबिलिटी है, सब कुछ अलग, बिल्कुल। तो 2 तरीके हैं, मेन 3 तरीके हैं, अकेला बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। अगर आप 2 या 2 से मिलकर स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस तो इनिशियल लेवल पे लोग पार्टनरशिप बनाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि भैया अच्छा खासा लेवल पे बिजनेस हो गया है, तगड़ा फंड चाहिए, पैसा चाहिए, लोगों का ट्रस्ट चाहिए, तो कंपनी बना देते हैं। तो 3 मेन तरीके हैं, और बाकी अभी क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। देखो जल्दी से, तो अगर मैं बोलूं तो फॉर्म ऑफ बिजनेस यहाँ पे इन्होंने एक 3 एलएलपी भी नया आया है, ऑफ कोर्स अभी बात कर लेंगे। नॉर्मली एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, अकेला बंदा सिंगल, ठीक है। ये पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा है ना, और यहां भी 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। इन्होंने बोला क्या क्या बनाना पड़ता है अकाउंट्स के नाम पे, तो इन्हें 3 चीजें बनानी पड़ती हैं बेटा, ठीक है। अपन तीनों बनाना सीखेंगे, इन्हें बोलते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट, ठीक है। चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट। तो अगर आपकी कंपनी, आपका बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग तरीका, बिजनेस भी 2 तरीके का होगा ना, या तो मैं ये पेन बना के बेचता हूँ
या पेन सिर्फ खरीदता हूं और बेचता हूं, ठीक है, बनाता कोई और है। जैसे आईटीसी चीजें बनाती है, लेकिन बिंगो मैड एंगल सब बनाते थोड़ी ना है। दुकान में जो आपके आसपास है वो मैड एंगल बेच रहा है, वो बना रहा है क्या? नहीं, वो आईटीसी से खरीद रहा है, होलसेलर रिटेलर, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना सीखेंगे। बस नाम याद रखना, 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। और अगर सिर्फ ट्रेडिंग है तो 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, उसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग से क्या आता है बेटा, याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, फिर ये जाता है यहां पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और बैलेंस शीट टैली होती है। पक्का? डन? दोबारा देख लो बेटा, अगर ट्रेडिंग है तो 3 बनेगा, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और सिंगल बंदा है तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, बाकी 3 तो बनेंगे। अगर पार्टनरशिप है और कंपनी है, ठीक है, तो बेटा ये तो बनेंगे ही बनेंगे, जो बनते थे वो 3 या 4 तो बनेंगे ही बनेंगे। एक एक्स्ट्रा बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखा नहीं है। और एक चीज और लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने पढ़ा है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मतलब सर अगर मैं बोलूं तो अगर 3 अकाउंट पहले बन रहे थे तो 2 और बन जाएंगे, नहीं 2 और बनेंगे। प्रॉफिट का बंटवारा होगा क्योंकि अकेला बंदा नहीं है, प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और फिर अलग अलग सबकी कैपिटल निकलेगी, विच इज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। क्लियर है? तो सिंगल पर्सन है तो 3 अकाउंट या 4 अकाउंट, और अगर पार्टनरशिप है तो 2 अकाउंट और ऐड कर दो, अगर वो ट्रेडिंग है तो 5, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो 6। दोबारा नाम बोल, फटाक से बता। अगर ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अगर पार्टनरशिप है तो ये तो बनेंगे, 2 और बनेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है। कैश कंपनी है तो कंपनी को बनाने पड़ती है टोटल 5 चीजें। यहां 3 है, मैं 4 नहीं 5 चीजें होंगी। हाँ, ये 5 चीजें होंगी। कैसे लिखता हूं मैं? अभी लिखता, अभी ये यहां से हटाओ, ठीक है। देखो, पहला पीएनएल, ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो, और चौथा मैं यहां लिख देता हूं नोट्स टू अकाउंट, एक्सप्लेनेटरी नोट। अलग से नहीं बनाते, इन्हीं के साथ बनता है, आपको पता है। पीएनएल, बैलेंस शीट, यहां कोई ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनता। कंपनी कोई ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाती, सीधा पीएनएल बनाती है, जिसका फैंसी नाम है एज पर द शेड्यूल थर्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपने 12th में पढ़ा होगा एनालिसिस में। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट के साथ में मिलते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिन्हें हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो 3 चीजें दोबारा बोलो, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, और फिर 2 चीजें और बनेंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जिसे हम प्यार से बोलते हैं सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। क्लियर है? दोबारा बता दो भाई, अगर सबसे सिंपल अकेला बंदा है तो 3 अकाउंट या 4 अकाउंट, पार्टनरशिप है तो 4 तो है, 3 तो है, 2 और बनेंगे। और कंपनी की बिल्कुल कहानी अलग है, वो कहता है हम बनाएंगे पीएनएल, हम बनाएंगे बैलेंस शीट, हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट, हम बनाएंगे कैश फ्लो, और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एलएलपी इन सब लफड़ों में नहीं पड़ती, सिर्फ पीएनएल और बैलेंस शीट, बात खत्म। सिर्फ पीएनएल, बैलेंस शीट, ये भी कोई ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ नहीं, कोई कैश फ्लो वगैरह कुछ नहीं, कोई स्टेटमेंट ऑफ चेंज नहीं, बिल्कुल कंपनी की हूबहू कॉपी चलती है, सेम, ठीक है। पर 2 ही चीजें बनाती है। ऑफ कोर्स नोट्स टू अकाउंट यहां भी आप रखोगे, नोट्स टू अकाउंट ये भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 चीजें ये बनाते हैं, ये 2 चीजें नहीं बनाते, ठीक है। तो बेटा पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर ये भाई भाई है, ये एक जैसे चलते हैं, बस याद रखना ये 2 चीजें एक्स्ट्रा बनाते हैं, पार्टनरशिप। ऐसे ही एलएलपी और कंपनी ये भाई भाई है, ये साथ साथ बनाते हैं, पर बेटा कंपनी 2 चीजें एक्स्ट्रा बनाती है, कैश फ्लो और चेंज इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, आप जाके एक बार रीडिंग ले लेना इसकी बढ़िया से, जो भी बाकी टॉपिक्स वगैरह एक बार देख लेना। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर करेंगे उसके कुछ एमसीक्यू। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, टेक केयर। और सच में अगर वीडियो में मजा आया हो, कॉन्फिडेंस आया हो, तो प्यार जरूर बसाना वीडियो में। चलो बाय, टेक केयर।